पद का लोभ अत्यधिक बढ़ गया कि मुझे तो भाई माननीय मुख्यमंत्री जी ने समझा कि ये निर्दोष व्यक्ति है और वो मुझको बाहर लेकर के आए। गांव-गांव जाते थे हम लोग, कॉफ़ी हाउस में बैठ करके चुनाव का निर्णय नहीं करते थे। मेरे गुरु आदरणीय डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी जी का पूरा चुनाव देखता था। कुछ ऐसे भी नेता हैं जो गए तो कहीं नहीं, लेकिन दिन भर कॉफ़ी हाउस में हराते और जिताते रहे। भाजपा में दरी बिछाने वाला कार्यकर्ता है, उसको आज का नेता जानता भी नहीं है। अफसरशाही के दिमाग में जब एक बात यह आ जाती है कि मेरा कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता, मैं तो किसी पद पे नहीं, लेकिन मेरी सुनी जाती है। ये एसी में बैठ करके ब्यूरोक्रेसी नहीं चलेगी। प्रशासनिक अफसरों का भाव बढ़ा हुआ है। देखिए, बसपा की सरकार थी, ब्राह्मणों ने बनवाई, तो ब्राह्मण किसी की सरकार बनाने या बिगाड़ने के लिए नहीं है। ब्राह्मण को आप सम्मान दोगे, आपके लिए पलक पावड़े बिछाए रहेगा। आरक्षण ब्राह्मण को सबसे ज्यादा खलता है। ब्राह्मण सबके टारगेट में है। हम लोगों के शास्त्रों में है ना कि ये ब्राह्मण, यहाँ क्षत्रिय, ये वैश्य, यहाँ शूद्र। जातिगत जनगणना नहीं होनी चाहिए। आप शादी में बैंड वाले को तो 1000 दे दोगे नाचते में, लेकिन ब्राह्मण की दक्षिणा कितना देते हो? 11 रुपए। ब्राह्मण गांधी जी नहीं है, वो झापड़ मारने नहीं देगा, हाथ पकड़ लेगा। हम सपा और भाजपा की लड़ाई में मोहरा बनाए गए। उतरे तो फॉर्च्यूनर गाड़ी से, सफेद कुर्ता पैजामा टकटका पहन करके। राजनीति में चिंता नहीं है कि क्या होगा कल, क्या नहीं होगा जी। जहां बाबा वहां मैं। ब्रह्मदत्त जी बहुत मजबूत नेतृत्व थे। भाजपा को मुस्लिम वोट नहीं करता। जिस दिन मेरी पत्नी नहीं रही, मेरे जीवन की सबसे कठिन थी। ऐसे हाथ में ऐसे जिंदगी चली जाए, बहुत कठिन थी। पत्नी मेरी गृहिणी थी, नीलम। मैंने बुला के कहा, पैदल पैदल नीलम परवरिया अमर रहे करते जा रहे थे। मेरे पास इसके अलावा कोई केस ही नहीं है। ये मुलायम सिंह जी की वजह से दर्ज किया हुआ मुकदमा। कांग्रेस जिसको जानती थी कि ये जीतने वाला है, उसको किसी न किसी बहाने वो जेल में डाल देती। उसी एक सप्ताह में बहुगुणा जी जीत गए, नहीं तो बहुगुणा जी जीत नहीं सकते थे। तो पिताजी का नाम दबंगों में था। बाहुबली होना गर्व की बात है। गर्व की बात इसलिए क्योंकि लाखों लोग आपको चाहने वाले हैं, इसलिए आपका बाहुबल है। श्री प्रकाश शुक्ला उस समय था। हाँ, शुक्ला, हाँ, छुट्टा बैल था। हाँ। तुम मुझे उन लोगों में से मत समझो जो तुम्हारे टेलीफोन से घबराते हैं। जवाहर यादव, सुलाकी यादव, उस मुकदमे में हम बलि के बकरा बनाए गए। मर्द को ज्यादा दर्द होता है। क्या गम है जिसको छुपा रहे हो, तुम आज इतना क्यों मुस्कुरा रहे हो। उसकी आंखों में जादू था, तो वो गम को अंदर छुपा करके हंसती रहती थी। बाकी मैं भुट्टे वाला नहीं हूं कि ठेके दिए जाते हैं कि आप 200 मोटरसाइकिल ले आना, आप 500 मोटरसाइकिल ले आना, आप 200 गाड़ी ले आना, उसका तेल भरवाना। कि जो पैसे से भारी लोग हैं, वो राजनीति से भारी वाले लोगों को दबाए दे रहे हैं। नहीं, कोई मलाल नहीं है। उत्तर प्रदेश की सियासत में कुछ ऐसे चेहरे हैं, कुछ ऐसे किरदार हैं जिन्होंने भाजपा को उस दौर में संबल दिया जब भाजपा के लिए इलाहाबाद जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्र में 12 विधानसभा सीटों में 1 सीट जीतना भी मुश्किल था, और जिनकी राजनीतिक यात्रा एक्सीडेंटल कही जाए तो संभवतः गलत नहीं होगा। ऐसे नेता जिनसे एक समाज को बेहद अपेक्षाएं हैं, जिनकी वापसी के बाद प्रदेश में सियासी समीकरणों पर चर्चा बहुत बढ़ गई। 2 बार विधायक रहे, पढ़ने में काफ़ी अच्छे रहे, उनकी शिक्षा दीक्षा की चर्चा आज भी राजनीतिक गलियारों में काफ़ी होती है। तो ऐसे ही किरदार हमारे मध्य मौजूद हैं। तो सर्वप्रथम आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। तो विधायक जी, मेरा सर्वप्रथम प्रश्न वहीं से आता है कि जीवन और सेहत कैसे हैं दोनों?
जीवन जिया जा रहा है और सेहत भी, जब जीवन को आप अपने मन मुताबिक नहीं जिएंगे तो बिगड़ती रहेगी। जी। तो क्योंकि मैंने एक बार और भी कहा था कि मेरे पत्नी के ना रहने के बाद मेरी ज़िंदगी तो चली गई, बस जीवन बचा है, उसी को जी रहा हूँ बस। एक दशक है पूरा, 2014 से 2024। इस पूरे दशक में कितना कुछ बदल गया? बहुत कुछ बदलाव हुआ है और बदलाव की सीमा ये है कि राजनीति में जो त्याग की भावना रहती थी, अगर राजनीतिक रूप से देखें तो जो त्याग की भावना रहती थी वो समाप्त हो गई है। अवसरवादिता बढ़ गई, पद का लोभ अत्यधिक बढ़ गया और जो विश्वास एक दूसरे के प्रति रहता था वो समाप्त हो गया। अब तो आपके साथ चलने वाला भी कब आपको दगा दे जाए इसका कोई भरोसा नहीं है। राजनीति इस कदर पे है। और मुझे याद आता है कि मेरे एक टीचर थे एम गणेशन, हम लोगों को बायोलॉजी पढ़ाते थे, लेकिन मैंने उनसे एक बार प्रश्न किया था कि सर व्हाट इज़ पॉलिटिक्स, बचपन में, मैं हॉस्टल लाइफ की बात कर रहा हूँ। तो उन्होंने उसका सीधा जवाब दिया था, इट इज़ द डर्टीएस्ट गेम। तो अब लगता है, पहले नहीं लगता था, जब हम लोग राजनीति में आए तो बहुत साफ सुथरी राजनीति थी, बट नाउ इट इज़ अ डर्टीएस्ट गेम। ये है राजनीति। ज़्यादा पुरानी बात नहीं है। 30 जून से 3 जुलाई के बीच उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, बीजेपी के संगठन मंत्री धर्मपाल सिंह, यूपी भाजपा के अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी जी, नगर विकास मंत्री AK शर्मा जी और डिप्टी CM ब्रजेश पाठक जी, इतनी मुलाकातें आपने 4 से 5 दिनों में की और इस दौरान आपके सुपुत्र सक्षम करवरिया जी भी आपके साथ थे। हाँ जी। तो इन मुलाकातों के क्या कोई सियासी मायने हैं? देखिए, अब हम लोग सियासत में हैं तो सियासी मायने तो रहेंगे ही जी, है ना। और अब कोई भी मुलाकात बिना सियासत के नहीं होती है, सियासी मामले तो हैं ही जी मुलाकातों के। और क्योंकि मुझे तो भाई माननीय मुख्यमंत्री जी ने समझा कि ये निर्दोष व्यक्ति है और वो मुझको बाहर लेकर के आए, उनकी कृपा हुई। गवर्नर साहब को भी ये लगा, जिला प्रशासन को भी लगे कि नहीं ये निर्दोष व्यक्ति अंदर है, तो उनसे मिलना भी हुआ। दूसरा, जब यात्राएं होती हैं तो सबसे भेंट होती है। अब लोग तो कहते हैं, अगर देखिए कि औपचारिक भेंट किया, लेकिन भेंट औपचारिक नहीं होती, भेंट राजनीतिक और सियासत की ही होती है। इससे परहेज नहीं किया जा सकता। तो उसका कोई उद्देश्य? राजनीति करने वाले का तो उद्देश्य रहता ही है कुछ न कुछ, जो राजनीति में है। भाई जैसे कोई एक साधु महात्मा हो, अगर वो हिमालय जा रहा है तो तपस्या करने जा रहा है तो किसी उद्देश्य से जा रहा है कि हम दुनिया के भलाई के लिए हिमालय में तपस्या करेंगे, बिना उद्देश्य के नहीं जाता है। राजनीतिक व्यक्ति भी जब राजनीतिक यात्रा करता है तो कुछ उद्देश्य होता है। आप ही मेरे पास आए, कुछ उद्देश्य था, तो बिना उद्देश्य के आजकल यात्राएं होती कहाँ हैं। जी। 24 का लोकसभा चुनाव, प्रयागराज पूर्व का इलाहाबाद, इसकी जितनी लोकसभा सीटें थी भाजपा 4 पर हार गई। प्रयागराज, कौशाम्बी, प्रतापगढ़, फतेहपुर, फूलपुर बचा पाई, वो भी मार्जिन बहुत कम था। तो क्या भविष्य में लोकसभा चुनाव में आपकी मौजूदगी में भाजपा को मजबूत करने के प्रयास होंगे? नहीं, देखिए, मजबूत करने का प्रयास तो पहले भी था जी। मैं मेरे गुरु आदरणीय डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी जी का पूरा चुनाव देखता था। हम लोगों की एक टीम थी जो पूरा काम करती थी, गांव-गांव जाते थे हम लोग। कॉफ़ी हाउस में बैठ करके चुनाव का निर्णय नहीं करते थे, गांव में जाते थे, लोगों के दरवाजे खटखटाते थे, रात दिन का देखते नहीं थे। ये जो हम चुनाव हारे हैं, ये चुनाव कॉफ़ी हाउस तक हमको जिताने में सीमित रह गया। हमारे जो कुछ ऐसे भी नेता हैं जो गए तो कहीं नहीं, लेकिन दिन भर कॉफ़ी हाउस में हराते और जिताते रहे। अगर वो गांव में जाते तो कुछ अच्छा होता, पर गांव गए नहीं, लोगों से मिले नहीं, उनका आक्रोश
सुना नहीं। जब कार्यकर्ता आक्रोशित रहता है या किसी बात से नाराज रहता है तो नेता उसके पास जाने से बचता है। उसको लगता है मुझे कह देगा कुछ, कहने दीजिए, जाइए। जब कहेगा, जहर उगल देगा तो साफ हो जाएगा, फिर आपके लिए लग जाएगा। तो ये चुनाव हारने का कारण ये रहा कि हमने कार्यकर्ता की सुनी नहीं, आयातित लोगों पर भरोसा किया। आयातित का मतलब मेरा है कि जो भाजपा में दरी बिछाने वाला कार्यकर्ता है उसको आज का नेता जानता भी नहीं है, वो हम लोग जानते हैं ना। तो जो आयातित थे उन्होंने बताया कि साहब एकदम सब हरा हरा है, हर तरफ सावन है, झूम रहा है। लोगों ने भरोसा कर लिया और उसी का परिणाम रहा कि हम इन सीटों को खो दिए। कानपुर से आती हैं राज्य मंत्री प्रतिभा शुक्ला जी, पुलिस के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए धरने पे बैठ गईं। लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी मेरठ में एक मुख्यमंत्री जी के कार्यक्रम में जा रहे थे, हाँ। उनको पुलिस ने रोक दिया। उनके साथ संगीत सोम भी थे, वहां के विधायक। हाँ। इसी तरह 1-2 साल पहले का वाकया है, भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं राकेश त्रिपाठी, उनकी गाड़ी पुलिस रोकती है गोमती नगर इलाके में, चेकिंग करती है, उससे उनको असुविधा होती है, बताते भी हैं कि मैं भाजपा में इस पद पर हूं, लेकिन उसके बावजूद पुलिस थोड़ा बुरा व्यवहार करती है। और अभी कुछ दिन पहले भाजपा सरकार में उत्तर प्रदेश में कैबिनेट मंत्री हैं नंदी जी, उन्होंने भी अपनी ही सरकार के विरुद्ध पत्र लिखा कि कुछ अफसरों की वजह से उन्हें काम करने में कठिनाई हो रही है। तो क्या आपको लगता है कि प्रदेश की सरकार पर अफसरशाही, नौकरशाही भारी है? देखिए, अफसरशाही और नौकरशाही सदैव से भारी रही है, ये कोई नई बात नहीं है। मैंने पहले कहा ना कि अब भरोसा और विश्वास राजनीति में टूटा है। अगर ये भरोसा और विश्वास राजनीतिक व्यक्ति का अफसरशाही के साथ जुड़ा रहे, अपने नेतृत्व के ऊपर जुड़ा रहे, अपने जनता से जुड़ा रहे, तो अफसरशाही को नेता की सुननी पड़ेगी। अफसरशाही के दिमाग में जब एक बात यह आ जाती है कि मेरा कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता, पहली चीज। दूसरी चीज, अफसरशाही के दिमाग में ये आती है कि अमुक राजनीतिक व्यक्ति अपने लाभ के लिए मुझसे ये काम करवाना चाहता है, तो वहां ईगो टकराता है। और अगर आप जनता के बीच का मसला लेके जाते हो, जनता के बीच की बात लेकर के जाते हो, उसकी लड़ाई लड़ते हो, तो मुझे नहीं लगता है कि कोई ब्यूरोक्रेट ऐसा होगा जो आपकी बात न सुने। मैं तो किसी पद पे नहीं हूं, लेकिन मेरी सुनी जाती है, सब सुनते हैं। और ऐसा भी नहीं है कि कोई दबाव बना के कहा जाए। हाँ, ठीक बात को कहा जाता है। कभी कभी कोई ये भी कहता है कि साहब इसमें मेरे पास जो सूचना है वो आपकी सूचना से भिन्न है, तो उसको मैं कहता हूं कि फिर ऐसा करते हैं कि आप और हम दोनों साथ चलते हैं। जिसने आपको सूचना दिया है उसको भी ले लीजिए, जिसने मुझे सूचना दिया उसको भी ले लें, और मौके पर चल के क्लियर हो जाएगा कि आपकी सूचना सही है कि मेरी सूचना सही है। अगर आप नहीं चल सकते तो इसका मतलब आप एडामेंट है कि आपको नहीं करना है, तो उसके दूसरे इलाज हैं। लेकिन आपको अगर काम करना है तो आपको चलना पड़ेगा साथ में। ये एसी में बैठ करके ब्यूरोक्रेसी नहीं चलेगी। ब्यूरोक्रेसी चलेगी गांव में जा करके। अगर आप एसी में बैठ के योजनाएं बनाएं और वहीं से केवल फाइल देख के आप बोलें कि पूरा उत्तर प्रदेश सही है, तो मैं तो इसको बहुत गलत मानता हूँ। पहला विषय ये। दूसरा, आपने 3-4 नाम की चर्चा किया, हमारे आदरणीय लोग हैं सब। वाजपेयी जी तो मुझसे सीनियर है, मैं विधायक था तो मैं सचेतक था, वो मुख्य सचेतक थे, तो मंत्री भी रहे वाजपेयी जी। और जब किसी मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री के कार्यक्रम में जाया जाता है तो एक पास जारी होता है, गाड़ियों का भी, व्यक्ति का भी। जिसको जहां तक जाने की अनुमति वो वहां तक जाता है। मुझे लगता है या तो वो पास जारी न किया गया होगा, या कुछ प्रशासनिक लोगों के दिमाग में कुछ भ्रांतियां रही होंगी, ऐसा कुछ हो सकता है। अब उनको किसी ने नहीं पहचाना तो ये गलती प्रशासन की है। प्रशासन को चाहिए कि जो लोग उस कार्यक्रम में वीआईपी में अनुमति है जिनकी, उनके विषय में, जैसे आप एक दिन पहले वीआईपी ड्यूटीज को ब्रीफ करते हो, तो आप ये भी ब्रीफ करो कि ये नेता आमंत्रित हैं, इनको आप सहूलियत से आने जाने दीजिए। ये प्रशासनिक गलती है, ये गलती प्रशासनिक है जो प्रशासन नहीं करता है। और थोड़ा सा
प्रशासनिक अफसरों का भाव बढ़ा हुआ है। कुंभ में भी देखा गया है। भाव बढ़ा, लेकिन नहीं, कुंभ में तो बहुत अच्छा हुआ। कुंभ में तो एक चीज देखा गया कि इतनी परेशानी के बाद भी न जाने बाबा जी ने कौन सी ट्रेनिंग दी थी सबको या दिलाई थी कि खड़े हैं लेकिन वो लोगों का ट्रैफिक रोक रहे हैं, कर रहे हैं, लेकिन इरिटेट नहीं हुए। इरिटेट कभी नहीं हुए पूरे कुंभ के दरमियान, मैं तो कई बार देखा। अब जो इस तरह के कार्यक्रम रहते हैं, इसमें प्रशासन चाहता है कि कोई भी व्यक्ति महाराज जी के आसपास न जा पाए। तो ऐसे लोग न जा पाए जो आतताई हो तब तो ठीक है, लेकिन अगर अपने ही दल का नेता भी उनके पास जाने से रोक दिया जाएगा, दरी बिछाने वाला कार्यकर्ता, तो मुझे लगता है कि ये उचित नहीं है। इसमें प्रशासन को ध्यान देना पड़ेगा और एक ट्रेनिंग अपने अधिकारियों को देनी पड़ेगी उन्हें। देश के एक प्रसिद्ध पत्रकार हैं, तो उन्होंने अभी एक हाल ही में किताब भी लिखी है कसारी मसारी नाम से, मनोज त्रिपाठी। तो उनका एक वक्तव्य है, पढ़ता हूं मैं। ब्राह्मण सपा का वोटर तो कतई नहीं है, ये पक्का है। बसपा साइडलाइन है तो वहां अपना वोट खराब नहीं करेगा। ऐसे में कांग्रेस को वो अपना वोट दे सकता है। तो क्या ऐसा हो सकता है कि अगर ये समीकरण बैठा तो 2027 के विधानसभा चुनाव में यूपी के भाजपा से जो ब्राह्मण वोटर है वो थोड़ा रूठ सकता है? नहीं, ब्राह्मण को वहां जाके मिलेगा क्या, पहला विषय ये है। देखिए, बसपा की सरकार थी, ब्राह्मणों ने बनवाई, ब्राह्मण के दम पर बसपा की सरकार बनी। एक परिवार ऐसा था, मैं नाम नहीं लूंगा, कहोगे तो नाम भी ले लूंगा, मुझे परहेज भी नहीं है, ना किसी से भय है ना कोई परहेज है। उस परिवार ने ब्राह्मणों के नाम पर केवल अपने परिवार को लाभ दिया, चाहे वो मंत्रिमंडल में रहा हो, चाहे किसी योजना में रहा हो, चाहे जो 3-4 लोग वही ब्राह्मण बन के, पूरा प्रदेश का ब्राह्मण बन करके और अपने इर्द गिर्द सत्ता को घुमाते रहे। बाकी ब्राह्मण उससे नाराज हुआ और उनको हराने के लिए वो ब्राह्मण कहाँ शिफ्ट हुआ? सपा में। सपा की सरकार बना दिया, ठीक ना। तो ब्राह्मण किसी की सरकार बनाने या बिगाड़ने के लिए नहीं है। ब्राह्मण अपने अस्तित्व को बचाता है, अपने सम्मान को बचाता है और सही निर्णय लेता है। आप ब्राह्मण को कुछ भी मत दो, उसको केवल सम्मान दे दीजिए, वो इतने का ही प्यासा है। आपसे वो नौकरी मांगने नहीं जा रहा है, क्योंकि नौकरी के मानक में वो आएगा नहीं। वो 92%, 90%, 98% पा करके भी 40% वाले से पीछे हो जाएगा, क्योंकि सरकार की, आपका संविधान ये कहता है आरक्षण ब्राह्मण को सबसे ज़्यादा खलता है। और अगर इतने आरक्षण के बाद भी ब्राह्मण उच्च संस्थानों पे बैठा है कंपटीशन में, आप अंदाज़ा लगाइए कि कितना बुद्धिमान होगा, कितना प्रभावशाली होगा, कितना संयमित होगा। तो ब्राह्मण किसी की सरकार बनाने या बिगाड़ने के लिए नहीं है। ब्राह्मण को आप सम्मान दोगे, आपके लिए पलक पावड़े बिछाए रहेगा, और ब्राह्मण को आप अपमानित करोगे तो वो मौर्य साम्राज्य की स्थापना कर देता है। चाणक्य का तो सभी ने सुना है, वो खुद तो नहीं कभी गद्दी लिए, क्रोध ही तो था। तो ब्राह्मण को क्रोधित मत करो, उसको सम्मानित करो, उसको सम्मान से रखो, अपमानित मत करो। ब्राह्मण से सब कुछ ले लोगे, विद्या ज्ञान सब ले लोगे, आज वोट की पावर है वो भी ले लोगे, लेकिन सम्मान से, अपमान से नहीं। क्या आपको नहीं लगता कि उत्तर प्रदेश की राजनीति ओबीसी बनाम ब्राह्मण हो गई है? नहीं, ऐसा नहीं है। ब्राह्मण सबके टारगेट में है, कारण ये हिस्सा ब्राह्मण का कहलाता है ना। जब मिलिट्री लड़ने जाती है कहीं तो बुलेट प्रूफ यहाँ पहना देते हैं, आगे तक पहना देते हैं, हाथों में भी। आप देखो, पहले भी युद्ध होते थे तो सारा शरीर ढकता था, लेकिन ये हिस्सा फिर भी खुला रहता था। अब तो माथा थोड़ा सा ढक जाता है वो बुलेट प्रूफ से, फिर भी ये हिस्सा खुला है। तो ब्राह्मण तो ये है ना, तो जो खुला है उसी पे तो अटैक होगा, बाकी शरीर पर कहाँ होगा। हम लोगों के शास्त्रों में है ना कि ब्राह्मण यहाँ क्षत्रिय, ये वैश्य, यहाँ शूद्र, अटैक कहाँ होगा? अटैक तो ब्राह्मण पे ही होगा। तो ब्राह्मण पे सब अटैक कर रहे हैं, और ब्राह्मण सहनशील है, सबके कल्याण के लिए उसको सहते हुए फिर भी सबके कल्याण की कल्पना कर रहा है। अच्छा, जातिगत जनगणना को कितना सही मानते हैं आप? जातिगत जनगणना नहीं होनी चाहिए।
अगर जनगणना करनी है तो गोत्र से जनगणना करिए, चाहे वो दलित हो, चाहे वो पिछड़ा हो, चाहे वो सामान्य हो, चाहे मुस्लिम हो, गोत्र सब में है। कोई भी वर्ण व्यवस्था गोत्र से वंचित नहीं है। और हमारे देश में पहले गोत्र से ही लोग जाने जाते थे ना, ये ब्राह्मण, क्षत्रिय, पिछड़ा, अगड़ा, दलित ये बाद में आया। आप गोत्र से करो। अगर आपको आरक्षण देना है तो मान लीजिए कि हमारा गार्गे गोत्र है, गार्गे गोत्र वैश्य में भी है, दूसरी बिरादरियों में भी। तो आप जनगणना अगर सही में करना है कि किसको लाभ मिला किसको नहीं, तो वो ब्राह्मण, क्षत्रिय और ये मत करके गोत्र से करो, अगर वाकई में देश के गरीबों को लाभ देना है तो। और बाकी अगर केवल राजनीति के लिए करना है तो बिरादरी से कर लो कि कितने कौन हैं, उनको आरक्षण दे दो, है ना, उनको आरक्षण दे दो। फिर यही इसका मकसद या तो ये हो सकता है। लेकिन ये जनगणना गोत्र से होना मेरे हिसाब से उचित है, जातीय जनगणना उचित नहीं है। विपक्ष का चेहरा है कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी जी। पिछले 2-4 सालों में उनकी जुबान पर एक शब्द बहुत प्रासंगिक रहा, ओबीसी। देश के प्रधानमंत्री भी इसी समाज से आते हैं और यूपी के कई मंत्री इसी समाज से हैं। तो इस पूरी कवायद में क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि ब्राह्मण कहीं तो पीछे छूटा है? और जैसे प्रदेश की भी सियासत में अगर आप 5 बड़े चेहरे निकाल दीजिए, चाहे वो मंत्रिमंडल के हों या पद के दृष्टिकोण से हों, तो उसमें कहीं इस बिरादरी का व्यक्ति नजर नहीं आता। नहीं, क्यों नहीं नजर आता? जैसे अगर आप भाजपा में देखिए, ब्रजेश जी हैं, हमारे उप मुख्यमंत्री हैं, ब्राह्मण ही तो हैं। तो ऐसा नहीं कि ब्राह्मण कहीं है नहीं। और फिर ब्राह्मण को कहीं होने की जरूरत क्या है? ब्राह्मण ने तो राजा बनाया है। राजा बना कब है? मंत्री रहा है राजा का, उसको सलाह दिया है, उसको सही रास्ता दिखाया है। ब्राह्मण को आवश्यकता सम्मान की है। हाँ, एक चीज जरूर कभी कभी मन को कसकती है कि जब आप गरीबी रेखा में लेकर के और लोगों को आवास और ये वो देते हो, तो बहुत से ग्रामीण क्षेत्रों में ब्राह्मण भी ऐसे हैं जिनको 2 वक्त की रोटी के लिए परेशानी होती है, क्योंकि ब्राह्मण का तो पूजा पाठ का काम है। आप शादी में बैंड वाले को तो 1000 दे दोगे नाचते में, लेकिन ब्राह्मण की दक्षिणा कितना देते हो? 11 रुपए। आर्थिक युग है, भौतिक युग है, तो भाई अगर नाच गाने में 1000 दे रहे हो तो ब्राह्मण तो उससे ज्यादा मेहनत करता है, मंत्र पढ़ने में अपना कलेजा तक निकाल के दे देता है आपके लिए कि आपका ईश्वर अच्छा करे। तो उसको भी तो बढ़ाओ कुछ। उसको भाई नहीं 1000 थे तो उसको भी तो कुछ कम से कम बढ़ाओ, उसको 11 रुपए, और नाचने गाने वाले बैंड बजाने वाले को 1000। ये कहाँ का न्याय है? ये तो पब्लिक को समझना पड़ेगा, ये देखना पड़ेगा। और आरक्षण को जाति से नहीं बल्कि उसको आर्थिक स्थिति से देखना चाहिए। ब्राह्मण का नाम आते ही आदमी सोचता है एकदम संपन्न है, इसको कुछ नहीं चाहिए। मेरे पास बहुत से ऐसे लोग आते हैं जिनको मैं जानता हूं कि संपन्न नहीं, उनकी बेटियों की शादी में हम लोग मदद करते हैं कि अच्छे से शादी हो जाए, विवाह हो जाए। तो नाचने वाले को 1000 और पूजा पाठ पे मंत्र जप करके आपका कल्याण करने के लिए, आपके कल्याण की भावना से जो अपने कलेजे से निकाल के मंत्र का जाप कर रहा है, उसको 2100 रुपये, 1100 रुपये, ये जिस दिन समाज देना बंद कर देगी उस दिन सारी स्थितियां अपने आप ठीक हो जाएगी। 30 जून 2025 को, अभी हमारी पहले बात हो रही थी, आप लाइव आए फेसबुक पर। हाँ, एक विषय को लेकर, जातिगत विषय, और उसे जैसा कि मैंने पहले बताया कि 2,64,000 लोगों ने देखा या 2,64,000 बार देखा गया। उस पर जिस प्रकार की प्रतिक्रिया थी उसमें यह स्पष्ट था कि सिर्फ ब्राह्मण समाज की ही नहीं, समाज की आपसे काफी राजनीतिक अपेक्षाएं हैं। तो क्या उन अपेक्षाओं के लिए कोई रोड मैप है भविष्य में, 27 में या फिर आने वाले लोकसभा चुनाव में? रोड मैप देखिए, मैं विद्यार्थी जीवन से हॉस्टल लाइफ का स्टूडेंट रहा हूँ जी। 3री क्लास में मैं 3री से 12वीं तक भवंस में था, CBSE। उसके बाद मैं जब इंजीनियरिंग करने गया तब भी मैं हॉस्टल में रहा। तो हॉस्टल लाइफ का व्यक्ति एक जात का नहीं हो जाता है, क्योंकि उसका जो फ्रेंड सर्किल रहता है वो हर जात में रहता है। वहाँ हम लोग जातिवाद नहीं देखते।
ये राजनीति में क्यों लोग जात देखते हैं, मैं नहीं समझ पाता। और आपको ध्यान हो, मैंने जो लाइव किया था, मैंने उसमें बहुत स्पष्ट कहा था कि ये किसी जात के लिए नहीं है, लेकिन ब्राह्मण को भी मत सताओ। उस कुल में अगर हम पैदा हुए हैं, हम आपकी सहायता कर रहे हैं, आपके लिए अच्छा सोच रहे हैं, और आप हमारे लिए बुरा सोचोगे तो हम गांधी जी नहीं हैं। गांधी जी ने कहा था ना कि अगर कोई एक झापड़ आपको इधर मार दे तो कहो साहब दूसरा इधर भी मार दीजिए। ब्राह्मण गांधी जी नहीं है, वो झापड़ मारने नहीं देगा, हाथ पकड़ लेगा। परशुराम भी है ब्राह्मण, चाणक्य भी है ब्राह्मण, और कितने कितने नाम गिनाऊं, झांसी की रानी भी ब्राह्मण है। तो हम सम्मान से जीने वाले लोग हैं, हम झापड़ खाने और उसके गांधीवादी उस पे नहीं चलाएंगे, उसमें हम चंद्रशेखर आजाद बन जाएंगे। तो यह है ब्राह्मण। लोगों को ये समझना चाहिए कि शस्त्र और शास्त्र दोनों के ज्ञानी हैं। शास्त्र है, इसकी रक्षा के लिए अगर शस्त्र भी उठाना पड़े तो उससे परहेज नहीं करना चाहिए। तो राजनीति में भविष्य के लिए कुछ, जैसा कि मैंने कहा कि लोगों की अपेक्षाएं हैं, हाँ, उनकी अपेक्षाओं पे खरे उतरा जाएगा। जो लोगों की अपेक्षाएं होंगी उस पर खरे उतरेगी। क्या आपको नहीं लगता कि जिस पार्टी को आपने 3.5-4 दशक दिए, उसका रवैया आपके प्रति थोड़ा उदासीन हो चला है? नहीं, उदासीन नहीं हो चला है। देखिए 10 साल मैं कारागार में रहा जी। मेरी पूरी उस समय के मेरे पार्टी के सारे वरिष्ठ लोग ये जानते रहे कि हम सपा और भाजपा की लड़ाई में मोहरा बनाए गए जी। ठीक। 10 साल अंदर जाने के बाद वो सारी खेप रिटायरमेंट पे आ गई जो हमें जानती थी। ठीक। अब इस 10 साल में नई खेप आ गई जिन्होंने संघर्ष तो किया नहीं। जो उतरे तो फॉर्च्यूनर गाड़ी से सफेद कुर्ता पैजामा टकटका पहन करके, धरना प्रदर्शन नहीं किया, विपक्ष में नहीं रहे, दरी नहीं बिछाई। तो हम लोगों के विषय में उनको नहीं जानकारी होगी, हम लोगों ने क्या संघर्ष किया है जानकारी नहीं होगी। मैं तो एक दिन अपने संगठन महामंत्री जी से भी मैंने कहा आप ज्वाइन कराओ सबको, अच्छा है, लेकिन ज्वाइन कराने के बाद 15 दिन की ट्रेनिंग दो कि हम हैं क्या। बिना ट्रेनिंग दिए हम ज्वाइन करा करके और उनको आगे टिकट दे रहे हैं तो हमारे काम के तो नहीं है। सत्ता तो हम पा जा रहे हैं, सत्ता में तो आ जा रहे हैं, लेकिन सत्ता में आने के बाद भी अगर हमारा वो कार्यकर्ता दुखी है तो ऐसी सत्ता को तो लात मार देना चाहिए। ऐसी सत्ता से क्या फायदा कि अपना ही, भाई राजा तो वो जो अपनी प्रजा को सुखी रखे। अगर राजा प्रजा को सुखी नहीं रखता है तो ऐसे राज सिंहासन का कोई मतलब भी नहीं है। तो ये जो नई खेप आ रही है इनको ट्रेनिंग देना जरूरी है, ये आवश्यक है। अब जो पुराने लोग हैं वो बढ़िया से मिलते हैं और जो नए लोग हैं कुछ भयभीत भी रहते हैं कि अब ये बाहर आ गया, कहीं ऐसा नहीं कि ओवरटेक कर जाए। मेरे एब्सेंस में जो नेता हो गए उनको ये भी भय रहता है, थोड़ा ये भी रहता है। अच्छा, जैसे पिछले 8-10 सालों में या 20 सालों में देखा गया है कि फर्जी मुकदमों की जो संख्या है वो बढ़ी है। किस संदर्भ में? SC/ST एक्ट के। और फिर क्या है कि 20 साल की 10 साल की सजा के बाद हाई कोर्ट या लोअर कोर्ट उन्हें बाइज्जत बरी करती है, निर्दोष कर देती है। तो ये जो इस कानून का दुरुपयोग है, ये कैसे रुक सकता है, या इस पर आप क्या कहेंगे कि इसके लिए क्या किया? हम लोगों ने 2002 में किया था। 2002 की विधानसभा में भाजपा और बसपा के गठबंधन की सरकार थी। तो हम लोगों ने दबाव बना करके मायावती जी से एक निर्णय ये करवा दिया था कि कोई भी हरिजन एक्ट तब तक नहीं दाखिल होगा जब तक CO उसकी जांच न कर ले। बिना जांच के नहीं होगा। अब जैसे आप सीधे जाते हो, जांच नहीं होती, अब दाखिल हो गया, और वो अभी भी लागू है। वो जो हम लोगों ने निर्णय करा था वो आज भी लागू है। ये हमारे पुलिस विभाग की गलती है। ये केवल ये बचाते हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि मेरे ऊपर अनुसूचित आयोग की नोटिस आ जाए, मैं इस झगड़े में क्यों अपनी नौकरी को फंसाऊं। ये अपने दायित्व का निर्वहन नहीं कर रहे हैं, ये अपनी नौकरी बचा रहे हैं, अपना परिवार पाल रहे हैं, क्योंकि इनको भय लगता है ना। जैसे दहेज का मामला आया तो पूरे घर के दिखा देते हैं। आप उनसे बात करिए कि साहब ये पूरे आपने फर्जी लिखे हैं, बोले अरे साहब कौन इसमें जाके कोर्ट में देखें। तो आदमी नौकरी कर रहा है, परिवार पाल रहा है, दायित्व का निर्वहन नहीं कर रहा है, समस्या वहां है।
ये भारी समस्या है। महीने भर पहले आपकी, मैंने जैसे कि पहले जिक्र किया, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से मुलाकात हुई। अच्छा, उनके राजनीतिक किरदार का आपने उल्लेख भी किया हमारी पहले की बातचीत में। उनको कैसा नेता मानते हैं? उनको मरते दम तक मेरा उनका साथ, अपने जीवन काल तक बाबा के साथ। राजनीति में चिंता नहीं है कि क्या होगा कल, क्या नहीं होगा। जी, जहां बाबा वहां मैं, सीधी सी एक लाइन की बात। उनको देश के प्रधानमंत्री के रूप में देखते हैं? ईश्वर करे जल्दी हो, ईश्वर करे जल्दी हो। और जिस दिन वो प्रधानमंत्री हो जाएंगे ना, आप देखिएगा देश और कितना तेजी से आगे बढ़ेगा। ठोस निर्णय लेने वाले व्यक्तित्व। अभी आपने एक नाम लिया, और प्रयागराज की राजनीति के संभवतः सबसे बुद्धिजीवी नामों में एक डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी जी। जी, आपकी उनसे निकटता के चर्चे हर जगह हैं, तो कैसे, मतलब उनसे कैसे संबंध है? विद्यार्थी जीवन में जब आया मैं, जी, तो नया नया आया था। यहाँ कोऑपरेटिव बैंक का चुनाव होना था, और जो सज्जन विराजमान थे वो एकदम कुंडली मार के बैठ गए थे। जी। ये हुआ कि इनको कोई हरा नहीं पाएगा। तो डॉक्टर जोशी जी ने मेरा चयन किया, ये एक लड़का ऐसा है जो उसको हरा सकता है। तो उन्होंने मुझे बुला करके कहा कि ये तुमको चुनाव लड़ना है। मैंने कहा इसकी ABCD तो मुझे मालूम नहीं है। बोले मालूम करो, पढ़े लिखे हो। मालूम किया, लड़ गया चुनाव, और डायरेक्टरी में तो चुनाव हुआ, लेकिन अध्यक्ष निर्विरोध हो गया। 96 में, 97 के फर्स्ट में। तो मुझे तो राजनीति में लाने वाले वही थे, और आज भी मेरे गुरु हैं। मैं महीने में एक बार जरूर जाता हूं, उनके साथ घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा बिताता हूं, उनसे कुछ ज्ञान प्राप्त करता हूं और अपने आत्मबल को और मजबूत करता हूं। एक और बड़ा प्रदेश की सियासत का बड़ा चर्चित नाम है ब्रह्मदत्त द्विवेदी। हाँ, गेस्ट हाउस कांड में मायावती को बचाने वाले सशक्त किरदार। हाँ, ऐसा कहा जाता है कि आपके उनसे भी अच्छे रिश्ते थे। बहुत अच्छे रिश्ते थे। तो क्योंकि क्या है कि युवा पीढ़ी बहुत लोग उनको नहीं जानते, तो मैं चाहूंगा कि आप उनके बारे में, अपने रिश्ते भी और कैसे व्यक्ति थे। ब्रह्मदत्त जी बहुत मजबूत नेतृत्व थे, बहुत मजबूत। जी, किसी बात की चिंता नहीं करते थे। और उनकी हत्या के 1 सप्ताह पहले यहाँ डिप्टी मेयर का चुनाव था। मैं एक घटना बताता हूँ। वो प्रभारी बनाए गए थे, और मेरे आवास पे ही उनका भोजन हो रहा था। ऐसी बातें चल रही थी। तो कल सुबह चुनाव था, और रात में जब भोजन के समय किसी ने उनको सूचना दिया कि 4 सभासद भाजपा के एक बड़े नेता के कहने से गायब हो गए। मैं वो नेता का नाम नहीं लूंगा, आज वो है नहीं। अच्छा, कि मतलब जो है नहीं उसके विषय में क्या कहना, कि एक बड़े नेता के वो बड़े परम शिष्य हैं, और उन्होंने गायब कर दिया है कि ये चुनाव किसी तरह से हार जाए तो ब्रह्मदत्त जी का ग्राफ थोड़ा सा गिरे। लेकिन ब्रह्मदत्त मजबूत आदमी थे, लाठी चलाते थे। और वो मतलब वो परशुराम थे। तो ब्रह्मदत्त जी ने उनको फोन मिलाया और उनको कहा कि देखिए भाई, मैं चुनाव का प्रभारी बन के आया हूँ, कल जीताना है चुनाव, और ये 4 नाम हैं जो आपके शिष्य हैं और ये लापता हैं। अगर कल ये 11 बजे तक वोट के पहले मेरे पास आके और मेरे अनुसार वोट नहीं डालते, तो वापसी में लखनऊ जाते समय मैं इनको गाड़ी में पीछे बांध के घसीट के ले जाऊंगा। ये शब्द थे उनके जी। और उसका नतीजा ये निकला कि सवेरे 11 बजे नहीं, रात के ही 11 बजे वो चारों प्रकट हो गए। अगले दिन हम लोग चुनाव जीते, और ब्रह्मदत्त जी की बात ही अलग थी, बात ही अलग थी। जल्दी जीवन समाप्त हुआ उनका, ये कष्ट का विषय है। और बहादुर व्यक्ति थे। सपा के गुंडों के बीच में अकेले पहुंच जाना ये मामूली बात है। और जिस कमरे में मायावती जी बंद थी, कहते हैं, उसके बाहर खड़े होकर लाठी चला। हाँ, मतलब मामूली बात नहीं थी। अच्छा, जैसा कि मैंने अभी इंट्रो में जिक्र किया कि 2002 और 2007 12 विधानसभा सीट, ये वो दौर था जब
12 विधानसभा मतलब 12 1 और 2 सीट में भाजपा एक जीत पाई थी सिर्फ, और वो सीट आपकी थी। तो ये इतना बड़ा जो राजनीतिक किलेबंदी थी सपा और बसपा की, कैसे ध्वस्त हुई? लोगों के बीच में अपना काम। आप समझो कि मेरे साथ हर बिरादरी के लोग वोट देते थे। भाजपा को मुस्लिम वोट नहीं करता, कहने को चाहे जो कहे, मैं बड़ा स्पष्ट कहता हूँ। लेकिन कुछ मुस्लिमों के गांव थे जो मैं जीत के आया, मेरे साथ खुलेआम टहलते थे। उन्हें यह भरोसा था कि हम भाजपा को भी वोट करेंगे तो उदय भान हमारी सुनेगा। और मैं रात के अगर 1 बजे भी लौट के घर आता था तो अगर 10 आदमी मेरे दरवाजे पे रात को भी खड़े इंतजार करते थे कि अभी विधायक जी से फ़ोन करा देंगे, तो मैं उस समय भी काम करने से परहेज नहीं करता था। लोगों के बीच में लगातार बने रहना, अपनी विश्वसनीयता को उनके बीच में कायम रखना, ये सबसे बड़ा मूल मंत्र था। ये बड़ा मूल मंत्र था। 4 नवंबर 2019, हाँ, क्या इस तिथि को अपने जीवन की सबसे कठिन तारीखों में मानते हैं? नहीं, कठिन तारीखों में उस तिथि को नहीं मानता। वो तिथि ऐसी थी जिसने जमीन तो पैर के नीचे से खिसका दिया था। जिस चीज की उम्मीद न हो और वो निर्णय आ जाए तो कष्ट, दुख, ये सब हुआ। लेकिन जीवन की सबसे कठिन तिथि 26 सितंबर थी, जिस दिन मेरी पत्नी नहीं रही। मेरे जीवन की सबसे कठिन तिथि वो रही, और उस तिथि को मैं अभी तक न भूल पाया हूं और शायद अपने जीवन काल में भूल नहीं पाऊंगा। सारा चीज होते हुए, धन दौलत, अच्छा डॉक्टर, अच्छा अस्पताल, अच्छी व्यवस्थाएं, ऐसे हाथ में से जिंदगी चली जाए, बहुत कठिन होगा। 25 जुलाई 2024, 26 जुलाई 26 जुलाई। कागज में तो क्योंकि 12:15 हो गया था तो 27 सितंबर कहते हैं, लेकिन 26 सितंबर को ही उन्होंने देह त्याग दिया था। उसके बाद तो हम लोग पंप करवा रहे थे कि शायद किसी तरह से हो जाए। तो सबसे कठिन तिथि वो है जिंदगी की। 8 साल 9 महीने 11 दिन। मैं मानता हूं कि किसी भी व्यक्ति के लिए छोटी अवधि नहीं होती, इसमें जीवन का एक कालखंड बीत जाता है। अच्छा, जेल ऐसी जगह है जहां कई नेताओं ने समय बिताया और उससे उनका स्वाध्याय, आध्यात्म में रुचि और एक व्यक्तित्व का विकास भी होता है। क्योंकि वो जब बाहर आते हैं तो उनका व्यक्तित्व पहले जैसा नहीं रह जाता। तो क्या ऐसा आपके साथ भी हुआ कि वो समय बीतने के बाद व्यक्तित्व में और जो स्वाध्याय और आध्यात्म है इसमें? नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, 2 तरह की चीजें। थोड़े समय के लिए अगर आप जाते हैं तब तो कोई परिवर्तन नहीं आता है। इतने लंबे कालखंड के लिए जब आप जाते हैं तो आपको ये पता चलता है कि जीवन में हकीकत क्या है। आपके बाहर रहने पे जो जिंदाबाद आपकी करते थे, अब वो कहाँ है? ठीक ना? अगर उस परिस्थिति में भी वो आपके साथ हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि आपकी जो सेवा उनके साथ रही है वो सार्थक है। और अगर उन परिस्थितियों में वो लोग आपका साथ छोड़ देते हैं तो इसका मतलब है कि या तो वो अवसरवादी थे और या तो आपने उनके प्रति जो सेवा की वो कहीं ना कहीं कुछ कमजोर रही होगी। मैं इस मामले में बहुत भाग्यशाली हूँ। मैं जब कारागार में गया, तीनों भाई हमारे चले गए। राजनीतिक संकट सामने बहुत बड़ा था। यह हुआ कि इसको संभाला कैसे जाए। पत्नी मेरी गृहिणी थी, नीलम। मैंने बुला के कहा, मैंने कहा नीलम, ये जो अपने कार्यकर्ता है ये किसी के दरवाजे जाना पसंद नहीं करते।
और ये ना कहीं जाएंगे, ये परेशान हो जाएंगे, तो इनको संभालना पड़ेगा। तो इस बीड़े को उन्होंने उठाया और एक घर के किचन से निकल करके राजनीति में आई और अपना नाम, मैं तो कहता हूं, हम तीनों भाइयों से आगे लेके गई एक अल्प समय में। बहुत छोटे महिला होते हुए बच्चों को पालना, घर देखना, अपने संस्कार को भी संभाल करके रखना, अपने व्यापार को भी देखना और राजनीति को भी देखना। तो इस मुकाम पर वो ले गई तो सबको जोड़े रख गई। और जब मैं बाहर निकल करके आया तो मुझे लगा कि ये तो हम इतने से लोग अगर इसको दे करके गए थे तो इतना कर दिया इसने। मतलब अगर 1 लाख कार्यकर्ता मैं दे के गया था तो वो कार्यकर्ता 5 लाख उसने करके दे दिया। और नीलम के अंतिम संस्कार में जब मैं उस गाड़ी पर बैठ करके घाट तक जा रहा था तो आप समझिए कल्याणी देवी से लेकर के और घाट तक, रसूलाबाद तक, यहाँ से रसूलाबाद कम से कम 7-8 किलोमीटर होगा। लोग गाड़ियों से नहीं जा रहे थे, पानी बरस रहा था, लोग उस गाड़ी के साथ पैदल पैदल नीलम करवरिया अमर रहे करते जा रहे थे। तो ये उसका प्रेम था और अपने लोगों को बांधे रहने का एक उसका जज्बा था। तो इसलिए कमी महसूस नहीं हुई क्योंकि उसने मजबूती से सबको जोड़ करके रखा। उत्तर प्रदेश के पूर्व डीजीपी रहे विक्रम सिंह, चर्चा के पहले मैंने इसका उल्लेख भी किया कि उनका आपके लिए एक बयान था रिहाई के ठीक बाद। बयान पढ़ता हूं मैं। कोई भी बाहुबली समय से पहले छूटता है तो मेरे अपने संदेह और प्रश्न हैं और इस फैसले पर मैं प्रश्न चिन्ह लगाना चाहता हूं। ये असाधारण और असामान्य कृपा वांछित है और गैर जरूरी है, नहीं होना चाहिए। खासकर उदयभान करवरिया की बात करें तो इन्होंने सबसे पहले इलाहाबाद में AK-47 का उपयोग किया था। इनके पुराने केस खोलकर इनकी सजा और बढ़ानी चाहिए थी, ये उनका बयान था। देखो, मेरे पास इसके अलावा कोई केस ही नहीं है, ये सिंगल मुकदमा जी। पॉलिटिकली ये मुलायम सिंह जी की वजह से दर्ज किया हुआ मुकदमा। वो रक्षा मंत्री थे, उन्होंने दर्ज कराया था। अब मेरे ख्याल से ये जिनकी आप चर्चा कर रहे हैं डीजीपी रह चुके। पुलिस का आदमी जो है वो समाज के लायक नहीं रह जाता है, उसके सोचने का नजरिया समाज से इतर होता है ना। अगर वो अपने घर में भी खाना खाता होगा तो उसको लगता होगा मेरी पत्नी ने इसमें कुछ मिला तो नहीं दिया। कुंठित भाव है इनका। हाँ। सरकार के निर्णय पे अगर आप कहीं पर कुंठा व्यक्त कर रहे हो, असहमति व्यक्त कर रहे हो, तो ये अधिकार आपको नहीं है। आपने जब डीजीपी रहते हुए निर्णय लिए होंगे तो किसी ने असहमति नहीं जताई थी। आपने कितना किया, क्या किया, क्या अगर इनकी कहानी बताने लग जाएं जी तो एक सीरीज चलाते थे ये। मेरा मतलब आप समझ गए होंगे। अब वो सीरीज से अलग हट करके ये बी सीरीज आ गई तो इनको मेरे ख्याल से चूना लगा होगा। अगर वही कोई सीरीज उनकी वाली होती तो बड़ा ही करते। अब क्योंकि ये बी सीरीज चल गई तो बी सीरीज से कुंठित है और कुछ ऐसी बड़ी बात नहीं है। 1967 आपके दादाजी जगत नारायण करवरिया सिराथू विधानसभा सीट से चुनाव लड़े। बहुगुणा जी के हेमवंती नंदन बहुगुणा जी जीते। फिर इलाहाबाद उत्तरी और दक्षिणी विधानसभा से आपके पिताजी, नहीं दक्षिणी से, दक्षिणी और एक बार, एक ही बार। हाँ, ये लोगों को भ्रांति है कि दो बार लड़े थे। निर्दलीय एक बार लड़े। निर्दलीय एक बार। तो अच्छा, एक पीढ़ी, दो पीढ़ी, आपकी तीसरी पीढ़ी। तो ऐसा क्या था कि तीसरी पीढ़ी को ही राजनीति में सफल होना था? देखिए, कारण था एक। जब बाबा लड़े थे तो सिराथू और मंझनपुर 2 विधानसभा एक थी और उनका चुनाव बहुत अच्छा था, शेर चुनाव चिन्ह था। उस समय कांग्रेस का दबदबा था। कांग्रेस जिसको जानती थी कि ये जीतने वाला है उसको किसी न किसी बहाने वो जेल में डाल देती थी या कुछ करती थी, मतलब गुंडई की पराकाष्ठा करती थी। गाय और बछड़ा साइन था शायद उस समय। ऐसे ही कुछ था। हम लोग तो बहुत छोटे छोटे थे। तो बाबा को हमारे 1 सप्ताह पहले केवल एक फर्जी का मामला दिखा करके और भेज दिया गया कारागार में। उसी 1 सप्ताह में बहुगुणा जी जीत गए, नहीं तो बहुगुणा जी जीत नहीं सकते थे जी। ठीक ना।
पिताजी की बात रही, पिताजी इसी क्षेत्र से लड़े थे जहां हम बैठे हैं, शहर दक्षिणी से। दक्षिणी। उस समय भी कांग्रेस का जलवा था, बूथ कैप्चरिंग भी बहुत होती थी। उस समय बैलेट वाला था, जो आजकल सपा और ये चिल्लाते हैं ना कि बैलेट से हो, इसीलिए चिल्लाते हैं कि बूथ कैप्चर होता रहे। फिर तो पिताजी का नाम दबंगों में था, भुक्कुल महाराज। भुक्कल महाराज का नाम दबंगों में था। और इसमें कहने में परहेज नहीं कि उत्तर प्रदेश के जो भी दबंग थे वो उनके यहाँ पानी भरते थे जी, है ना। ये कोई परहेज नहीं, इसमें हम लोग कहते होंगे कि गलत है, लेकिन मैं मानता हूँ कि मेरे पिताजी की एक उपलब्धि रही है जी। एक शेर की तरह वो अपना जीवन जिए। मात्र 49 साल की उम्र में उनका एक्सीडेंट हुआ था, ये भी शायद न मालूम हो। पिताजी जब चुनाव लड़े तो वो चुनाव जीतते जी। पूरी टीम सब ने कहा कि साहब कुछ हम लोग भी कब्जा कर लें, कुछ ये कर लें, कांग्रेस से ही लड़ाई चल रही थी। तो पिताजी ने कहा नहीं, कब्जा करके तो चुनाव जीत जाएंगे, लेकिन मैं ये चुनाव केवल इसलिए लड़ रहा हूं कि मैं ये जानना चाहता हूं कि इस क्षेत्र में मुझे चाहने वाले कितने लोग हैं। नहीं, चुनाव वो जीत जाते, उनका भी चुनाव शेर चिन्ह चुनाव चिन्ह उनका भी शेर था। फिर वो सेकंड पोल किए, तो वो केवल अपनी पहचान बनाने के लिए चुनाव लड़े, चुनाव जीतने के लिए नहीं। जीतने के लिए तो भाई उस समय उनका इतना जलवा था कि जीत ही जाते, उनको कौन हरा पाता। फिर तीसरी पीढ़ी में हम लोग आए, डॉक्टर जोशी। अच्छा, लोगों को और भी कम पता होगा, मैंने भाजपा ज्वाइन किया माननीय कलराज मिश्रा जी के साथ में जी, उस समय प्रदेश अध्यक्ष थे जी। और फिर मैं जोशी जी का यहाँ चहेता बना। फिर जोशी जी ने हम लोगों को आगे बढ़ाया और ऐसी सीट से चुनाव लड़ा जहाँ कभी भाजपा जीती नहीं थी। तो मैंने उनसे कहा भी, मैंने कहा कि आपने फंसा दिया, राजनीति शुरू नहीं हुई, खत्म करने की योजना हो गई। बोले नहीं, तुम ही जीत सकते हो। ईश्वर की कृपा रही, जीत हुई वहां से हमारी। अच्छा, इंटरमीडिएट में अगर मेरी जानकारी सही है तो आपके बड़े अच्छे नंबर थे। हाँ। फिर इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच से आपने बीटेक में भी अच्छा प्रदर्शन किया। तो ये शिक्षा इतना मतलब उत्तम एकेडमिक्स होने के बाद राजनीति कैसे? देखिए, मैं जैसे इंजीनियरिंग करके आया, दिसंबर माह में मैं आया, जनवरी में बाबूजी का एक्सीडेंट। हाँ। 90 में मैं इंजीनियरिंग करके लौटा हूँ। 90 और 31 जनवरी 91 में बाबूजी का एक्सीडेंट हो गया, वो ख़त्म हो गए। हम लोग उस समय उम्र ज़्यादा थी नहीं, तो जो पढ़ करके आए थे वो तो पीछे रह गया, और जो परिवार का आगे बढ़ाना था, सबको संभालना था, अपने लोगों को अपने से दूर नहीं जाने देना था, तो उसने दिशा दूसरी दे दी, राजनीति की दिशा दे दी, सोशल दिशा दे दी। तो लेकिन गए तो थे इसीलिए कि कोई बड़ी इंडस्ट्री डाला जाएगा, मौज की ज़िंदगी जिया जाएगा, लेकिन ऊपर वाले को कुछ और लिखा था उसने, तो उस तरह से चलती है। उत्तर प्रदेश की राजनीति में ऐसे बहुत से नाम हैं जिनके नाम के पहले या बाद में एक शब्द उपयोग होता है, और आजकल बड़ा बोलचाल का शब्द हो गया है, बाहुबली। सौभाग्य से या दुर्भाग्य से आपके नाम के साथ भी ये टैग जोड़ दिया जाता है। मतलब ऐसा सिर्फ मैं नहीं जोड़ रहा हूँ, बहुत से लोग जोड़ते हैं। बाहुबली का मतलब क्या समझते हैं? जिसके बाजुओं में बल हो। और बल बाजुओं में कब होगा? जब उसके साथ लोगों का बल होगा। तो बाहुबली तो अच्छा है, लाखों लोगों का बल आपके साथ है तो आप बाहुबली हैं। बाहुबली होना खतरनाक नहीं है, वो खराब भी नहीं है। माफिया नहीं होना चाहिए। बाहुबली होना गर्व की बात है। गर्व की बात इसलिए क्योंकि लाखों लोग आपको चाहने वाले हैं, इसलिए आपका बाहुबल है। आप अगर माफिया हो जाते हैं तो वो गड़बड़ है। किसी की जमीन को कब्जा कर लेना, किसी के बहू बेटी के साथ दुराचार कर देना, ये सब माफियागिरी है। बाहुबल आपका जितना बल है वो आपकी जनता की वजह से, और आप जनता की वजह से जाने जाते तो उनकी सहयोग करते रहिए, तो आपका बाहुबल है, तो ये अच्छी बात है, इसमें क्या बुराई है। माफिया और बाहुबल ये दोनों अलग अलग चीज है। बाहुबल मैं प्रसन्न होता हूं कोई कहता है तो, मुझे लगता है कि मेरे साथ जितने कार्यकर्ता है उनका भी मान है इसमें। मेरे साथ लाखों लोग जुड़े हैं तो मैं बाहुबली जी। कम से कम वो टुटपुंजियापन तो नहीं है, माफियागिरी तो नहीं है जी। ये तो अच्छी बात है। आपके दो भाई कपिल मुनि करवरिया जी, सूरज भान जी, कैसा बॉन्डिंग है उनसे? अच्छी है, हमारा संयुक्त परिवार है जी।
संयुक्त परिवार है और हम परिवार के लोग कोई भी निर्णय, कोई भी चीजें हैं तो आपस में ही करते हैं। अच्छा प्रेम है और ईश्वर करे कि मैं तो कहता हूं कि इस तरह का प्रेम सब परिवारों में रहे। जो आजकल परिवार टूट रहे हैं उनको देख के दुख होता है। मैं कहता हूं हमारे परिवार को देखो आप, सब एकजुट हैं। अभी भी मैं हूं, अपने भतीजे को बोल दूं कहीं भी जाने को, जाएगा, ना नहीं कर सकता। तो ये अच्छी बात है। 13 अगस्त 1996 कॉफी हाउस और पैलेस सिनेमा के, तब उसका कुछ और नाम हुआ करता था। नहीं, यही है नाम था, यही नाम पहले था। सिनेमा ही था जी। तो अब बाद में नाम बदला था उसका। हाँ, उस समय पहले से था, अभी शायद कुछ दूसरा नाम हो गया था जब पीवीआर टाइप का बनाया गया। तो कहते हैं कि उस पूरे घटनाक्रम में, और ये इसकी चर्चा पता नहीं क्यों दिल्ली और लखनऊ के मीडिया हलकों में नहीं है, कि उस पूरे घटनाक्रम में एक नाम था जिसकी बहुत ज़्यादा चर्चा नहीं हुई, वो था श्री प्रकाश शुक्ला। क्या ये बात सही है? श्री प्रकाश शुक्ला उस समय था, मुझे लगता है श्री प्रकाश, हाँ था क्योंकि 97 में मेरी उसकी थोड़ा अदावत हुई थी एक मामले को लेकर के। मैं चाहूंगा आप वो भी बताएं। जैसा से वो छुट्टा बैल था ना, हाँ शुक्ला, हाँ छुट्टा बैल था। हाँ किसी को बिहार भगा देता था, किसी को कुछ कर देता था, फोन करता था तो लोगों की रूह कांप जाती थी। 96 के बाद यहाँ मार्च में 97 में नीलाम था शराब का। मुझे भी उसने फ़ोन किया कि वहाँ जाना मत आप, किसी एक ठेकेदार के पक्ष में। मैं जाने वाला नहीं था, लेकिन उसके फ़ोन की वजह से गया और 80% वहाँ बोली बढ़ा के चला आया। मैंने कहा रोक सको तो रोकना। मैंने कहा तुम मुझे उन लोगों में से मत समझो जो तुम्हारे टेलीफोन से घबराते हैं। तो और उसका अगर कोई इसमें नाम लेता है तो इसमें तो मुझे लगता है अभी जब कोर्ट में हम लोगों के मुकदमा चल रहा था जी, तो जो वादी थे सुलाकी यादव, हाँ, उन्होंने स्वतः कोर्ट में ये कहा कि जिन लोगों ने हमारे भाई को मारा था उनको हमने मरवा दिया। वो बनारस के तरफ के 2 लोगों का चर्चा करते थे। वो भी खुद हिस्ट्री शीटर हैं ऐसा? हाँ, वो पूरा परिवार है। जवाहर यादव, सुलाकी यादव, उनका साला क्या नाम है उसका, रामलोचन, पत्नी के ऊपर भी मुकदमे हैं। तो वो एक अलग चीज है कि उनका क्या है क्या नहीं। उस मुकदमे में हम बलि के बकरा बनाए गए हैं। जैसे बलि एक आदमी है ना कि उसकी पार्टी में बलि दे दो, तो उस समय हम बलि बन गए। बस ये समझिए। एक फिल्म है मर्द, बच्चन साहब की है और यहाँ से सांसद भी रहे। तो उसका एक बड़ा मशहूर डायलॉग है, आपने संभवतः सुना होगा, कि मर्द को दर्द नहीं होता। लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि पिछले 2, 4 या 5 सालों में आपने जितना कुछ झेला देखा, उसके बाद ये जो डायलॉग है ये यथार्थ के धरातल पे प्रासंगिक नहीं लगता। तो क्या ऐसा वाकई है कि दर्द तो होता है? मर्द को ज्यादा दर्द होता है। ऐसा नहीं कि मर्द को, एक वो गाना नहीं है कि तुम आज इतना मुस्कुरा रहे हो, क्या बात, क्या गम है जिसको छुपा रहे हो। तो मर्द गम को छुपाता है। मर्द जो होता है दर्द तो उसको होता है और ज्यादा होता है, आम आदमी से ज्यादा होता है, लेकिन उसको छिपाता है। तो उस पर यह गजल अच्छी है, ये लाइनें अच्छी हैं कि क्या बात है जिसको छुपा रहे हो, है ना, क्या गम है जिसको छुपा रहे हो, तुम आज इतना क्यों मुस्कुरा रहे हो। ऐसा नहीं कि दर्द नहीं होता है, ज़्यादा दर्द होता है। और जब आप कहीं गलत फंसाए गए हो और आपने जिस अपराध को किया ना हो, उस अपराध के लिए आप 10 साल जेल काटे हो, तो वो दर्द की कल्पना जो काटता है वही कर सकता है। लिख कर नहीं बताया जा सकता है, कहकर बयान भी नहीं किया जा सकता है, वो केवल आप उसका एहसास कर सकते हो। बस केवल इतना है। 2022 का विधानसभा चुनाव, एक जनसभा थी। जनसभा में स्वर्गीय विधायक नीलम करवरिया जी आती हैं, उनका भाषण, अभिभाषण होता है, लोग उस पर प्रतिक्रिया देते हैं, कार्यक्रम खत्म होता है, फिर वो महिलाओं के बीच आती हैं। और मैंने देखा है कि उनकी जो तस्वीरें भी हैं वो बड़ी मुस्कुराते हुए हैं। हाँ, 90% या 99%। तो अब इस पर बात कर चुके हैं, लेकिन फिर भी मैं चाहूंगा कि उनकी कैसी स्मृति है। और कहते हैं कि
कुछ लोगों की स्मृति के मार्फत ही जीवन बिताया जा सकता है, तो क्या ऐसा है? उसकी आंखों में जादू था। आप कभी देखिएगा उसकी तस्वीर में भी, अगर 1 सेकंड आप उसकी आंखों में देख लेंगे तो आप उसको कभी नहीं भूल पाएंगे। उसकी आंखों में जादू था और चेहरे पे कभी उसके आपने गम नहीं देखा होगा। जिसका पूरा परिवार जेल में हो और वो अकेले बाहर संघर्ष कर रहा हो और चेहरे पे कोई उसके मुस्कुराहट के अलावा गम न दिख रहा हो, तो फिर वही है ना, क्या बात है जिसको छुपा रहे हो। हाँ, जो तुम आज इतना मुस्कुरा रहे हो, तो वो गम को अंदर छुपा करके हंसती रहती थी। ये उसकी क्वालिटी थी, ये उसकी क्वालिटी थी। उसने कभी किसी को अपने गम के विषय में नहीं बताया, अपनी तकलीफ के विषय में नहीं बताया। सबसे हंस करके मिली, सबका सम्मान करी, सबका काम करी। हाँ, एक चीज़ जरूर है, जितने दिन की उसकी ज़िंदगी रही उसने उसको अपने शर्तों पर जिया है। उसने शर्त कभी किसी दूसरे की नहीं मानी ना, अपनी शर्तों पर अपनी ज़िंदगी जी के गई है। ये उसकी उपलब्धि थी। 25 जून 2025 को आपकी फेसबुक प्रोफाइल पर एक वीडियो अपलोड होता है, उसमें आप भुट्टा सेकते हुए दिखते हैं। तो ये मतलब शौकिया या? नहीं, दरअसल अमावस्या को हम लोग किसी न किसी तीर्थ स्थल पर जाते हैं जी, पत्नी के लिए जल देने, जैसा हम लोगों के हिंदू रीति रिवाज में है। हाँ। तो हम सारा परिवार गए हुए थे, रास्ते में भुट्टा भूना जा रहा था, जी, तो सब बच्चों ने और हमारे छोटे भाई की पत्नी वगैरह सब थी, तो उन्होंने गाड़ी रोक दी भुट्टा सेकने को। तो मेरे मन में ऐसे ही आया, मैंने कहा आज परिवार को मैं सेक के खिलाता हूँ। तो मैंने उसको हटाया, मैंने कहा देखो मैं सेकता हूँ कैसा लगता है। तो वो मतलब एक ऐसे ही चलते चलते में हो गया, बाकी मैं भुट्टे वाला नहीं हूँ। नहीं, आप तो राजनीतिक भुट्टे सेकते हैं। नहीं, राजनीति में भाई सब कुछ करना पड़ता है। अच्छा, उसके बाद मैं देखता हूँ कि जो मैं करता हूँ, हाँ 10-20 दिन बाद देखता हूँ कई नेता का वो इसी तरह का वायरल होता है। जी। तो मैं उस तरह से भी प्रेरणादायी हूँ लोगों के लिए। अच्छा, अंतिम 2 प्रश्न। अगर मेरी जानकारी गलत नहीं है तो 55 वसंत आपने जीवन के देख लिए। 56। तो इतना कुछ देखने, अनुभव करने और इकट्ठा करने के बाद जो युवा आपको देख रहे हैं या हमारे माध्यम से जो देखेंगे, उनके लिए कोई सीख या फिर कुछ ऐसा सुझाव जो जिसकी सहायता से उनका जीवन थोड़ा सहज हो सके? देखिए, जो लोग राजनीति में जाते हैं, मेरे पास बहुत से नौजवान लड़के आते हैं। मेरा पहला प्रश्न जब मुझे बताते हैं ना कि मैं मंडल का पदाधिकारी हूँ या मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, तो मैं उनसे पहला प्रश्न कहता हूँ कि ये छोड़ो, ये बगल करो, ये सेकेंडरी है। करते क्या हो, व्यापार क्या है, पैसे कहाँ से आते हैं? बोला सर शुरू करने वाले। मैंने कहा तो फिर राजनीति थोड़े दिन बंद करो, इसको बाद में शुरू करना। पहले इतनी कमाई करो कि अपने माँ बाप पे बोझ मत बनो, और अगर आपकी कमाई नहीं रहेगी तो राजनीति में आप दलाल कहलाओगे। दूसरे के चेहरे को देखोगे, चाय पीना है तो दूसरा पिलाएगा आपको, आपका उपयोग करेगा। तो पहले अपने कमाई की व्यवस्था करो, कम से कम इतना कि आपकी गाड़ी में तेल आ जाए, आप रैली में जाएं तो अपने बलबूते पर जाएं, तब राजनीति करो। तो पहले कमाई की कुछ व्यवस्था करो, फिर राजनीतिक पद लो, राजनीति में सक्रिय रहो। मैं सबको यही कहता हूँ, नौजवान पीढ़ी की सबको कहता हूँ। लेकिन पता नहीं क्या है कि अब आजकल तो एक नया ट्रेंड चालू हो गया जो हम लोगों के समय में नहीं था, कि ठेके दिए जाते हैं कि आप 200 मोटरसाइकिल ले आना, आप 500 मोटरसाइकिल ले आना, आप 200 गाड़ी ले आना, उसका तेल भरवाना। तो ये जितने राजनीतिक रैलियां निकलती है ना, इसमें मैं 100% तो नहीं कहता, लेकिन 99% ये पैसा दे के निकाली जाती है। हम लोगों के ज़माने में तो एक फ़ोन होता था कि भाई आज यहाँ रैली निकलने, और पीछे काफिला रहता था। आज भी वही है, मैं कहीं निकलता हूँ तो उसके साथ काफिला निकलता है, लड़कों का, सब मोटरसाइकिलों का। अगर अभी पता चल जाए इस क्षेत्र में जाना है, अपने आप 400 मोटरसाइकिलों भीड़ लग जाएगी। ये फाइनेंस करके नहीं होती है। मैं वही कह रहा हूँ ना, राजनीति में सबसे बड़ी गिरावट क्या आई हुई है कि जो पैसे से भारी लोग हैं वो राजनीति से भारी वाले लोगों को दबाए दे रहे हैं। सबसे बड़ी गिरावट ये आई है।
जिसकी राजनीतिक पृष्ठभूमि है, जिसके पास जनता है, उसको पैसे वाले राजनीति में दबाए दे रहे हैं, सप्रेस करे दे रहे हैं, जो कि राजनीतिक भविष्य के लिए अच्छा नहीं। इस पे कुछ सुधार होना चाहिए। अंतिम प्रश्न, क्या अतीत के किसी कदम या किसी फैसले का मलाल है? पीछे बीते हुए फैसलों में जी। नहीं, कोई मलाल नहीं है। मंत्री पद मिल रहा था दूसरे दल से, ठोकर मार दी, ठीक ना। राजनीति में अपनी भाषा में ही अपनी बात समझाई जी। अपने नेचर को कभी छोड़ा नहीं, चापलूसी कभी किसी की नहीं, गणेश परिक्रमा कभी किसी की नहीं। जिसने अपने को सम्मान दिया उसके साथ सम्मान से बात किया, जिसने सम्मान नहीं दिया उसके दरवाजे जाना बंद कर दिया, है ना। क्यों ऐसी जगह जाओ जहां पर आपका सम्मान ना हो, जाना बंद कर दिया। तो राजनीति में कभी या पीछे कोई ऐसा निर्णय लिया ही नहीं जिसका मलाल हो। अपने मन से अपने ठोस निर्णय लिए गए और प्रसन्नता होती है कि कोई कुछ भी कहे, हम अपने दिल से तो साफ हैं, अच्छा लगता है। देश और प्रदेश में जाति, ओबीसी, सियासत और इस तरह के तमाम समसामयिक विषयों पर चर्चा, एक राजनीतिक चर्चा, एक विशुद्ध राजनीतिक चर्चा। तो इस उम्मीद के साथ कि इस वार्ता के सकारात्मक पहलुओं का प्रचार और प्रसार होगा और आपकी प्रतिक्रियाएं आएंगी, तो इस उम्मीद के साथ विदा लेते हैं। मिलेंगे किसी अगली वार्ता में। धन्यवाद। नमस्कार।